वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पेडागोजी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। ये एचटेट 2022 का पेपर है, लेवल 3 पीजीटी बायोलॉजी का, जिसमें हम सेक्शन ए जो हमारा है, जिसमें हम क्या बात करेंगे, भाग ए में या पार्ट 1 में बात करने वाले हैं पेडागोजी क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, A type of intelligence test in which the difficulty level of questions gradually increases and the time factor is secondary। एक ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और जो टाइम फैक्टर है वो सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वर्बल टेस्ट, सेकेंड है पावर टेस्ट, थर्ड है स्पीड टेस्ट और फोर्थ है परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम ओरली टेस्ट लेते हैं। परफॉर्मेंस, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए। जैसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल लें, देखो जो अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल लें तो परफॉर्मेंस टेस्ट में हमारा आता है कॉन्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास्ट एलोंग टेस्ट, पिक्चर कंप्लीट करनी हो, पिक्चर कंप्लीटिंग टेस्ट। ये सारे हमारे क्या होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। जब हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना चाहें, या लॉजिकल रीजनिंग भी, हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग वाले जो टेस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट जो होते हैं वो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए हम परफॉर्मेंस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो वर्बल टेस्ट होते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हम वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं या वर्ड्स की रीजनिंग टेस्ट करते हैं, कंप्रीहेंसिंग कैपेबिलिटी किसकी कितनी है ना, ये सब हम टेस्ट करते हैं। अब हमारा एक होता है पावर टेस्ट और एक होता है स्पीड टेस्ट। देखो जो पावर टेस्ट होता है ना, उसमें किसी इंसान की नॉलेज कितनी गहरी है ना, ये मेज़र किया जाता है। तो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्वेश्चन धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चेक करनी है, नॉलेज चेक करनी है, किसी की इंसान की कितनी एबिलिटी है ना, कितनी नॉलेज है उसको। ये हमारा गोल होता है कि कितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को कोई इंसान सोल्व कर सकता है ना। और यहाँ पे जो टाइम फैक्टर होता है वो होता है सेकेंडरी, और जो स्पीड टेस्ट है उसमें जो हमारा टाइम फैक्टर होता है वो होता है प्राइमरी, है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो होता है इजी क्वेश्चंस। जैसे हम DSSB एग्ज़ाम की बात करें, है ना, सब प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम में, तो DSSB की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड देखी जाती है, क्वेश्चन लेवल इजी होता है। ठीक है, उसी तरह हमारा पावर टेस्ट क्या होगा, नॉलेज देखी जाएगी और टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसने बोला डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज किस में होगा, पावर टेस्ट में होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट है ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, एक ऐसी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। एक ऐसी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जिसमें छोटा सा ग्रुप होगा स्टूडेंट का, और उन स्टूडेंट के ग्रुप में क्या होंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी, मतलब हर एक स्टूडेंट की अलग एबिलिटी होगी, अलग अलग एबिलिटी होगी, और बहुत सारी लर्निंग वेराइटीज़, मतलब एक्टिविटीज़, हम अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे ताकि किसी सब्जेक्ट को हम बेटर वे में समझ सकें। तो ये किस तरह की लर्निंग है, मल्टी सेंसरी लर्निंग है, टीम टीचिंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग है। देखो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, इजी है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है। वो ग्रुप कैसा होता है, हेट्रोजेनस ग्रुप होता है। हेट्रोजीनस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि उसमें ना जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी एबिलिटी अलग होगी, अलग अलग एक्टिविटी हम करवाएंगे। हम एक सब्जेक्ट को यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, उनको सोशल स्किल्स समझाना चाहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप करना चाहते हैं, तब हम कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग में हम क्या करते हैं, सेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे भाई विजुअल लर्निंग करें, ऑडिटरी सुन के, या काइनेस्टिक एक्टिविटीज़ जब हम करवाएं। टीम टीचिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा टीचर पढ़ाता है, मोर देन वन टीचर यहाँ पे पढ़ाता है, वन टीचर। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम खुद से सीखते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके खुद से सीखते हैं। और प्रोग्राम लर्निंग की बात कौन करते हैं, स्किनर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए हमारा, कोऑपरेटिव लर्निंग। अगला पर्सन है, जस्ट ए मिनट, मेरे को इसको थोड़ा सा साइज कम करने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे बात की गई है स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। यहाँ पे स्प्रेंगर्स के ने जो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन दिया है ना, स्प्रेंगर्स का जो क्लासिफिकेशन है किससे रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, है ना, पर्सनैलिटी ट्रेड से रिलेटेड। उसमें वो जब पर्सनैलिटी की असेसमेंट करते हैं तो वो कौन सा अप्रोच यहाँ पे अपनाते हैं, ये बात पूछी गई है। तो ट्रेट अप्रोच अपनाते हैं, टाइप अप्रोच अपनाते हैं, इंस्टिक्ट अप्रोच अपनाते हैं, या साइको एनालिटिक अप्रोच अपनाते हैं। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो हमारा क्या है, टाइप अप्रोच अपनाते हैं। जो हमारे स्प्रेंगर्स हैं उनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड स्प्रेंगर है ना। वो पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करते हैं डोमिनेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, डोमिनेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे वो यहाँ पे पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करते हैं और लोगों को अलग अलग टाइप्स में ग्रुपिंग कर देते हैं। मतलब लोगों को ग्रुप कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनकी डोमिनेंट वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ उनके अंदर ज़्यादा है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो यहाँ पे टाइप अप्रोच वो अपनाते हैं ना। तो डिफरेंट टाइप्स दिए हैं स्प्रेंगर्स ने, जैसे थ्योरेटिकल टाइप की वो बात करते हैं, इकोनॉमिक टाइप की वो बात करते हैं, है ना, एस्थेटिक टाइप की भी बात करते हैं, वो एस्थेटिक टाइप की बात करते हैं, सोशल टाइप के लोग होते हैं जिसमें सोशल इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी सोशल फैक्टर ज़्यादा होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम बात करें शेल्डन्स का बॉडी टाइप, है ना, या फिर स्प्रेंगर्स वैल्यू टाइप, ये सब हमारे क्या है, टाइप अप्रोच हैं। वो टाइप अप्रोच को यहाँ पे अपनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। नॉट ए सिम्टम्स, बहुत सारे स्टेट में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो नोट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसने पूछा गुड मेंटल हेल्थ का कौन सा सिम्टम्स नहीं है। देखो गुड मेंटल हेल्थ होगी किसी की, अच्छी मेंटल हेल्थ होगी, तो उसका मतलब क्या है, वो रियलिटी में जिएगा। वो इंसान किस में जिएगा, या वो बच्चा या वो इंडिविजुअल रियलिटी में जिएगा, रियल में जिएगा ना। उसमें इमोशनल बैलेंस देखने को मिलेगा। इमोशनल बैलेंस मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा या वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा, उसको गुस्सा भी आएगा, वो रोएगा भी, या फिर उसको स्ट्रेस भी होगा, पर वो सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, है ना। उसको अपने आप की अवेयरनेस होगी, सेल्फ अवेयरनेस, कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और वो ना स्ट्रेस के साथ कोप अप कर पाएगा। स्ट्रेस है, एंगर है, उन सबको उनके साथ क्या कर पाएगा, कोप कर पाएगा, कोऑपरेट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हैं कि गुड मेंटल हेल्थ का कौन सा सिम्टम्स नहीं है। लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, बैलेंस इन लाइफ तो होगा, अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो लाइफ में बैलेंस बना के चलेगा। नॉलेज ऑफ आर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, उसको अपने पोटेंशियल का भी पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, मैं क्या नहीं कर सकता, ये भी उसको पता होगा। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज, मतलब यूजलेस स्ट्रेस नहीं लेगा, वो स्ट्रेस लेगा पर इतना नहीं लेगा कि स्ट्रेस में डूब जाए और डिप्रेस हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फैंटेसी वर्ल्ड में जीना एक गुड मेंटल हेल्थ का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट है, व्हेन एन एडोलसेंट इज अनेबल टू शो एंगर टू हिज पेरेंट्स देन ही शोज हिज एंगर टू हिज यंगर ब्रदर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। देखो डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं सिगमंड फ्रूड। कौन बात करते हैं, सिगमंड फ्रूड बात करते हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रूड ने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात की है। डिफेंस मैकेनिज्म, देखो सिगमंड फ्रूड 3 चीज़ों की बात करते हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी, तो आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो की वो बात, मतलब यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि जो डिज़ायर किसी इंसान की होती है वो आईडी में आती है। सुपर ईगो होता है जो वो मोरलिटी वाला कंसेप्ट होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के अकॉर्डिंग मेरे को ये चीज़ सही करनी चाहिए। और ईगो होता है वो कन्फ्लिक्ट वाली स्टेज जिसमें वो अपने जिसमें वो आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है। क्या होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ये अनकॉन्शियस लेवल पे, देखो कॉन्शियस लेवल क्या है, मैं बात कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ, वो कॉन्शियस लेवल पे होता है। अनकॉन्शियस लेवल होता है बिना सोचे समझे, है ना, अनकॉन्शियस। और जो साइकोलॉजिकल हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज मतलब जो मैं स्ट्रेटजीज बिना सोचे समझे अपनाऊंगी, है ना, क्या करने के लिए अपनाऊंगी, यहाँ पे मैं अपने जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं आईडी में, मेरी डिज़ायर में या मोरलिटी वाले कंसेप्ट में, उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए,
अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, है ना, अपने सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, डिफेंस के लिए, है ना। जो भी मैं एक्टिविटी अपनाऊंगी, कौन अपनाऊंगी, ईगो वाली स्टेज में जो भी मैं अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी अपनाती हूँ ताकि मैं आईडी और सुपर ईगो में बैलेंस मेंटेन कर सकूँ, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकूँ और सेल्फ स्टीम को बचा के रख सकूँ, है ना, वो सारी एक्टिविटी किस में आती है, डिफेंस मैकेनिज्म में आती हैं। किस में आती है, डिफेंस मैकेनिज्म में। उसकी बात कौन करते हैं, सिगमंड फ्रूड करते हैं। तो वो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे वो 9 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना, जिसमें से हमारा एक आता है रिप्रेशन, है ना। रिप्रेशन भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, रिग्रेशन भी है, प्रोजेक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया है वो चारों ही यहाँ पे सिगमंड फ्रूड ने दिए हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वो अपना एंगर पेरेंट्स को तो शो नहीं कर रहा बच्चा, पर वो अपने भाई को शो करता है, ये पूछा गया है ना। तो देखो इन 1 बाय 1 इन चारों ऑप्शन को समझते हैं तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला इसने बोला रेप्रेशन, क्या बोला है इसने, पहला बोला है यहाँ पे रेप्रेशन के बारे में बोला। रेप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पेनफुल थॉट को अपने अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देते हैं, है ना, मतलब हम उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। मतलब जागते हैं हम, अच्छे हो सवाश में हो, जब हमें वो याद नहीं है चीज़ें, बट हमारे बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ है ना। बैक ऑफ द माइंड मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड में। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी पेनफुल इंसिडेंट को, कोई भी हमारा बचपन में कोई भी ट्रोमेटिक इंसिडेंट रहा हो और उसको हम भूलने की कोशिश करें, हम, है ना, उसको अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर दें और उसको भूलने की कोशिश करें, तो वो होता है रिप्रेशन, हम रिप्रेश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें रिग्रेशन। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, रिग्रेशन दे रखा है। रिग्रेशन क्या होता है, हम चाइल्डिशली बिहेव करते हैं, जैसे जो बड़े होते हैं वो बच्चों की तरह रोएंगे, है ना, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर जब शो करेंगे जब वो स्ट्रेस में होंगे। तो ये रिग्रेशन का एग्जांपल है कि जब भी कोई बड़ा इंडिविजुअल एडल्ट स्ट्रेस में होगा तो वो चाइल्ड की तरह बिहेव करेगा, उसका चाइल्डिश बिहेवियर बाहर आ जाएगा। जैसे कभी आपने देखा होगा किसी एडल्ट को बच्चे की तरह रोते हुए, या अगर एग्जाम का फियर आ गया तो बेड वेटिंग करते हुए थोड़ा बड़ा होने के बाद, तो ये क्या है, रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है जब हम अपनी अनवांटेड फीलिंग को दूसरों पे थोप दें, मतलब ब्लेम गेम जब हम खेलते हैं। जैसे बच्चे बोलते नहीं कि मेरी गलती हुई पर मैं कहूँगी तुम्हारी वजह से ये हुआ, है ना। जैसे कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है, मान लो किसी रिलेशनशिप में एक आदमी है, उसने अपनी वाइफ को चीट कर दिया, है ना, और फिर वो पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद वो ये कह रहा है कि मैं तो इसलिए मैंने चीट किया क्योंकि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती थी, तुम प्यार नहीं शो करती थी, तुम मेरे अच्छे से बात नहीं करती थी, तुम लड़ाई करती थी। तो वो क्या है, प्रोजेक्शन मेथड यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है। प्रोजेक्शन मतलब वो ब्लेम गेम खेल रहा है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में होता है हम अपनी इमोशंस तो हमारे सेम रहते हैं, बट एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट से हम लेस हार्मफुल ऑब्जेक्ट में उस चीज़ को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरेंट्स क्या हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, बच्चे से ज़्यादा पावरफुल है, वो उसको डांट सकते हैं, तो वो पेरेंट्स के ऊपर एंगर ना शो करके वो अपने लेस हार्मफुल ऑब्जेक्ट यानी कि अपने यंगर ब्रदर पे शो करता है। यहाँ पे इमोशंस दबते नहीं हैं, बस ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे टारगेट चेंज हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज टर्म्स एज रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। पियाजे जिसका मतलब होता है सकिंग करना, है ना, दूध सक करते हैं बच्चे, अपने हाथ से चूसते हैं, है ना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट स्कीमास या कंजर्वेशन होता है कि बच्चों को समझ में आ गया कि रिवर्स काउंटिंग भी होती है और हमारी सीधी काउंटिंग भी होती है, या फिर 2 + 3 हमारे 5 होते हैं और 5 - 3 हमारा 2 होता है। तो ये हमारा कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट है। तो स्कीमास यहाँ पे आएंगे। स्कीमास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे माइंड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, Emotional intelligence may be defined as the capacity to reason with emotions in 4 areas. Emotional intelligence का मतलब है एक कैपेसिटी रीज़न देने की इमोशंस के साथ 4 एरियाज़ में, टू परसीव इमोशंस को परसीव करना, उनको इंटीग्रेट करना थॉट के साथ, और उनको अंडरस्टैंड करना और उनको मैनेज करना। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस?
सबसे पहले क्या है, डेनियल गोलमैन है, मेयर, पेटर सेलोवे, पेटर और माइकल एंड हेलवर्सन। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे मेयर और पेटर सेलोवी ने ये डेफिनेशन दी है। वो मानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कोग्निटिव एबिलिटी है जिसको हम इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया ना, इमोशनल इंटेलिजेंस को एक कैपेसिटी माना गया है जो हमारे 4 एरियाज़ में इमोशंस के साथ रीज़न दे सकती है। जैसे इमोशन के साथ का मतलब है कि इमोशन के एस्पेक्ट में रीज़न दे सकती है कि कैसे परसीव करने चाहिए इमोशंस, थॉट के साथ कैसे इमोशंस को इंटीग्रेट करें और कैसे इमोशंस को समझें और मैनेज करें। तो जो मेयर और पेटर सेलोवे है वो भी यही बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कोग्निटिव एबिलिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीखते हैं अपनी कोग्निटिव एबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो मेयर की यहाँ पे एक पॉपुलर बुक है गोलमैन, जो ऊपर दी गई ना, गोलमैन बुक है जिसमें उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है। अब यहाँ पे है डेनियल गोलमैन भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बट जो डेनियल गोलमैन है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को लीडरशिप और एजुकेशन के साथ कनेक्ट करके बोलते हैं, है ना। और ये यहाँ पे कोग्निटिव एबिलिटी के साथ कनेक्ट करके बोल रहे हैं कौन, मेयर और पेटर सेलोवे। ठीक है, बट दोनों ही यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, पर पेटर, माइकल और हेलवर्सन यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। कौन सा इनमें से डायरेक्ट मेथड नहीं है एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए। देखो डायरेक्ट मेथड होते हैं जब हम क्लियरली अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियसली एक्सप्रेस कर रहे हैं, कॉन्शियसली किसी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो डायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब है जब कोई अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहा है और हम उसको ऑब्जर्व करके उसके एटीट्यूड को मेज़र कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड है। तो देखो इंटरव्यू है हमारा, प्रोजेक्शन, क्वेश्चनरी और ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी, क्वेश्चन पुट करके, या इंटरव्यू, ये तीनों क्या है, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्टली हमारा इन्वॉल्व होता है, कॉन्शियसली इन्वॉल्व होता है और हम उसके एटीट्यूड को देखते हैं। बट प्रोजेक्शन मेथड क्या है, यहाँ पे इंसान को पता नहीं होता कि उसका एटीट्यूड मेज़र किया जा रहा है ना। यहाँ पे हम कुछ एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई का यूज़ करते हैं उसके एटीट्यूड को बाहर निकालने के लिए, और जो भी उसकी फीलिंग्स आती हैं अनकॉन्शियसली आती हैं, उनको हम ऑब्जर्व करके उसके एटीट्यूड को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड है प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ए डायरेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या रहेगा, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक। हम एक घोड़े को पानी के पास लेके आ सकते हैं पर उसको फोर्स नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। दिस स्टेटमेंट रिवेल द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक्स विच लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से लॉ दिए हैं, थॉर्नडाइक ने लॉ दिए हैं लॉ ऑफ रेडीनेस दिया है, जिसमें वो बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर मोटिवेटेड है ना, कोई बच्चे की एज हो चुकी है, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो एक मेंटल स्टेट पे है जहाँ पे वो चीज़ें सीख सकता है ना, तो ही वो सीख पाएगा। हम पैदा होते ही किसी बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में बात की जाती है कि जब लर्नर रेडी होता है तभी लर्निंग हो पाती है। एक होती है लॉ ऑफ एक्सरसाइज कि प्रैक्टिस से चीज़ें हमारी पक्की हो जाती हैं, है ना। जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कोई टॉपिक रिवाइज करेंगे तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट भी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो हमारी लर्निंग को स्ट्रेंथन करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है कि ट्रायल एंड एरर करके, जैसे चूहा है वो लेवर को प्रेस करना सीखता है, या है ना, तो वो कैसे सीखता है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है। तो थॉर्नडाइक बोलते हैं कि यहाँ पे वो ये 4 लॉ देते हैं, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स। तो इन लॉ में से लॉ ऑफ रेडनेस किसकी बात करता है कि जब कोई रेडी होगा तभी वो सीख पाएगा। जैसे मैं घोड़े को पानी के पास लेके आ सकती हूँ पर उसको फोर्स नहीं कर सकती ड्रिंक करने के लिए, अगर वो प्यासा होगा तो वो खुद से पी लेगा। इसी तरह बच्चा अगर मोटिवेटेड होगा या एक सर्टेन एज पे होगा तो खुद से सीख जाएगा अगर मैं उसको सिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा लेवल नहीं है टीचिंग का। देखो
बेसिक लेवल नहीं होता, मेमोरी लेवल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल पे रोट लर्निंग करी जाती है, जैसे प्राइमरी में होते हैं जब बच्चे, तो हम उसको टेबल लर्न करवा रहे हैं, वो मेमोरी लेवल पे लर्निंग होगी, रोट लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग जब हम मीनिंग बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी सीखता है या क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखता है, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। पर बेसिक लेवल हमारा लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रोन-फेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। देखो, ब्रोन-फेन जो हमारे ब्रेनर हैं, वो चाइल्ड की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो इकोलॉजिकली सीखता है। इकोलॉजिकली मतलब कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ें सीखता है ना। तो वो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम देते हैं, जिन सिस्टम के साथ बच्चा इंटरेक्ट करेगा और चीज़ें सीखेगा। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रोन-फेन इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो ब्रोन-फेन-ब्रेनर की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, उसमें वो बोलते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है जब वो इन्वायरमेंट के अलग अलग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वो माइक्रो सिस्टम की बात भी करते हैं। सबसे पहला सिस्टम उनका माइक्रो सिस्टम ही होता है, जिसमें बच्चा फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, स्कूल में जाता है, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है। दूसरा उनका आता है मेजो सिस्टम। मेजो सिस्टम मतलब जो माइक्रो सिस्टम के बीच में ही इंटरेक्शन होता है, तो वो मेजो सिस्टम के अंदर आता है। एक होता है उनका यहाँ पे मैक्रो सिस्टम। इससे पहले एक्सो सिस्टम आता है, जिसमें पेरेंट का वर्क प्लेस है, जैसे वो भी अफेक्ट करेगा बच्चे को इनडायरेक्टली, वो एक्सोस्फीयर में आएगा। मैक्रोस्फीयर का मतलब है सोसाइटी का कल्चर, वैल्यूज़, है ना, और हमारे जो लॉज होंगे वो सब बच्चे को की लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, है ना। मैक्रो सिस्टम के बाद यहाँ पे माइनर सिस्टम नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, क्रोनो सिस्टम आता है। क्रोनो सिस्टम, तो माइनर सिस्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रोन-फेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट। बेसिक इंस्टिंक्ट के एस्पेक्ट में अगर हम देखें और इमोशंस के एस्पेक्ट में देखें कि इमोशन और बेसिक इंस्टिंक्ट के को पेयर करें, तो कौन सा पेयर इनमें से करेक्ट नहीं है। कौन सा पेयर, एंगर, रिपल्शन, ओनरशिप, कलेक्शन, वॉन्डर, क्यूरियोसिटी, फियर, एस्केप। देखो, ये तो बिल्कुल मतलब बोले कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर मेरे को यहाँ पे आएगा, अगर मेरा यहाँ पे कंसेप्ट आएगा कि देखो, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो क्या मैं रिपल्शन शो करूँगी? अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या यहाँ पे रिपल्शन शो करूँगी? नहीं, मैं रिपल्शन शो नहीं करूँगी, है ना, रिपल्शन शो नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। तो ये हमारा गलत है। पर ओनरशिप होगी तो मैं क्या करूँगी, चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं वॉन्डर कर रही हूँ तो मैं क्यूरियस हो जाऊँगी, है ना, कि क्या होता है, कैसे चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। फियर होगा तो मैं बचने की कोशिश करूँगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा गलत क्या है, एंगल, रिपल्शन। नेक्स्ट है, विच वे इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। इनमें से कौन सा तरीका है जो सबसे सही है अगर हम एडोलसेंट पीरियड में बच्चों की क्या करवाना चाहते हैं, उनकी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है। डिस्कशन ऑन सोशलाइजेशन, एसे कंपटीशन ऑन सोशल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशंस। जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, है ना, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आएगा। वो एक रियल सोशल इंटरेक्शन होगा अगर हम ग्रुप एक्टिविटी करवा रहे हैं। बच्चे कोऑपरेशन भी सीखेंगे, लीडरशिप स्किल्स भी सीखेंगे, कन्फ्लिक्ट भी आएगा दूसरे बच्चों के साथ तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, पीयर लर्निंग भी होगी। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें डिस्कशन और सोशलाइजेशन, तो ये थ्योरेटिकल बात होगी। ऐसे सिर्फ इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे फोकस करेगा ना, सबकी विचार नहीं समझ पाएगा बच्चा, सिर्फ अपने ही विचारों को एक्सप्रेस करेगा। डॉक्यूमेंट्री में पासिव लर्निंग हो जाएगी, बच्चा खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हिरार्कियल थ्योरी, एस्टीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड्स।
जो हमारा मैस्लो हिरार्की है वो साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो बोलते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की, अपने स्टेटस की, अपनी अचीवमेंट की, है ना। तो जब हम सेल्फ इस्टीम या सेल्फ इस्टीम नीड्स की बात करते हैं तो सेल्फ वर्थ की फीलिंग्स आती हैं, सेल्फ वर्थ के बारे में बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये किस टाइप की नीड है, पर्सनल है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है या इमोशनल है, ये किस टाइप की हमारी नीड है, किस टाइप की नीड है, ये हमारी एक सोशल नीड है, क्योंकि हम दूसरों के एस्पेक्ट में जाके क्या देखते हैं, अपनी खुद की क्या देखना चाहते हैं, सेल्फ वर्थ, अपनी फीलिंग्स को। सोशली हम बिलोंगिंगनेस फील करना चाहते हैं, है ना। सोशली हम क्या फील करना चाहते हैं, बिलोंगिंगनेस फील करना चाहते हैं, अपनी वर्थ देखना चाहते हैं, है ना। और इंटेलेक्चुअल जो नीड होती है वो थिंकिंग और लर्निंग के ऊपर बेस्ड होती है, और हमारी पर्सनल कोई फॉर्मल कैटेगरी नहीं है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारे मैस्लो नीड ऑफ हिरार्कियल थ्योरी। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं, इमोशनल होती है नेचर में, और उसमें हम अपनी सेल्फ वैल्यू को, रिस्पेक्ट को दूसरों के एस्पेक्ट में देखते हैं, सोशली देखते हैं कि मेरे ग्रुप के बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं या मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं या मेरे को अपना दोस्त बनाते हैं या नहीं, वो सब इसमें आता है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बेकर-मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। देखो जो यहाँ पे बेकर-मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है वो डेवलप किया है डॉक्टर बेकर-मेहदी ने। वो क्या मेज़र करते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेज़र करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेज़र करते हैं, और उनका जो फोकस पॉइंट होता है वो ओरिजिनलिटी और कितना बच्चा फ्लुएंट है किसी चीज़ में, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कि वो अलग अलग एस्पेक्ट में कितना जल्दी सोच सकता है ना। तो वो उनका जो मतलब मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, ओरिजिनलिटी के ऊपर होता है, फ्लुएंसी के ऊपर होता है, फ्लुएंसी के ऊपर होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है, और किसके ऊपर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है बेकर्स-मेहदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड टास्क, न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क। तो कौन सा टास्क है यहाँ पे जो नहीं है, देखो यहाँ पे अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड टास्क जैसे ब्रिक एंड पेपर, ब्रिक एंड पेपर अनयूजुअल यूजेस है ना। ब्रिक का यूज़ कहीं और होता है, पेपर का यूज़ कहीं और होता है। अगर मैं ब्रिक एंड पेपर टास्क दूं बच्चों को तो अनयूजुअल यूजेस टास्क है। अब न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क ये इंक्लूड किया जाता है ना, ये भी इंक्लूड किया जाता है बेकर्स-मेहदी टेस्ट में। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टास्क ये भी हमारा इंक्लूड किया जाता है। पर जो आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क है इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करेगा बच्चा, खुद इमेजिनेशन करेगा, है ना। तो ये क्रिएटिविटी बेस्ड टास्क नहीं है, ये क्या नहीं है, ये मतलब ये हमारा क्रिएटिविटी बेस्ड टास्क नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मिनट। देखो फर्स्ट है नो टू पर्सन्स कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, दो पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते। सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, ये भी सही है। किसी का साइकोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं दो इंडिविजुअल, या फिजिकली एक मोटा हो सकता है एक पतला हो सकता है, या किसी कोई क्रिएटिव हो सकता है कोई मैथमेटिकल स्किल में अच्छा हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट्स डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग डायमेंशन को अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट की, कि मतलब कोई जैसे हम बोलें इंटेलेक्चुअली अफेक्ट कर सकता है, या सोशली या साइकोलॉजिकली, है ना, या फिजिकली, अलग अलग डायमेंशन को अफेक्ट कर सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस अराइज ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, नो, इन्वायरमेंट की वजह से भी होता है। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। जब भी हम पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं तो कौन है फादर ट्रेट थ्योरी के, एलपोर्ट, वुडवर्थ, मैकडोगल या एरिसेंक। कौन है, एलपोर्ट है। एलपोर्ट ने ट्रेट अप्रोच इंट्रोड्यूस करा है पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट में। वो ट्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट में, है ना। वो पर्सनैलिटी को टाइप से मेजरेबल ट्रेट की तरफ
लेके जाते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं 3 ट्रेट की फॉर्म में, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। वुडवर्थ जो है वो बात करते हैं डायनेमिक साइकोलॉजी की, डायनेमिक साइकोलॉजी की बात करते हैं। मैकडोगल इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात करते हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात करते हैं। और एइसेनेक्ट्रेट थ्योरिस्ट हैं बट ये फादर नहीं है, है ना। ये भी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स की बात करते हैं बट ही इज़ नॉट द फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज करेक्ट फॉर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन। जब हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन स्किल्स इनमें से सही है? लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा इनमें से सही होगा? सुनना और पढ़ना, अगर हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइआर्किक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा इनमें से टाइप नहीं है किसका? इंटेलिजेंस का। देखो ट्राइआर्किक थ्योरी में हम बात करते हैं, ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग किसकी बात करते हैं? स्टर्नबर्ग बात करते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी की, मतलब वो 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, बट वो थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, ठीक है, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। तो 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी व्हाट लेवल ऑफ मोरलिटी इज इट व्हेन मोरलिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल। कि मोरलिटी का मतलब है मैं खुद से क्या मोरल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करती हूँ ना। तो देखो इसमें ऑप्शंस क्या है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और नन ऑफ दीज। तो कोलबर्ग 3 लेवल में मोरल डेवलपमेंट को क्लासीफाई करते हैं। प्री कन्वेंशनल में वो पनिशमेंट और रिवार्ड की बात करते हैं, कन्वेंशनल में वो सोशल रूल्स एंड अप्रूवल की बात करते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल में वो इंटरनल मोरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिसमें हम खुद से एक्सेप्ट करेंगे मोरल प्रिंसिपल्स को। तो यहाँ पे हमारा 3rd विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें हम खुद से एक्सेप्ट करते हैं मोरल प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस पीरियड का कौन सा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट इज़ ए ट्रांजिशनल पीरियड, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक है, ये एक क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड है। यस ये ट्रांजिशनल पीरियड है। इट इज़ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, ये भी बात सही है। बच्चा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है खुद से भी दूसरों से भी। इट इज़ टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी एंड इट इज़ अ थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी। तो हम बोलेंगे टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी, खुद को पहचानने का भी टाइम होता है, बच्चा पहचानता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इट इज़ अ थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एडोलसेंस पीरियड में स्टार्ट होती है, तो ये थ्रेशोल्ड तो नहीं होता है ना, ये नहीं कह सकते। और तो हमारा 4th विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। जो परसेप्शन टेस्ट है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, थीमेटिक परसेप्शन मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको, टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो किसने यहाँ पे इसको डेवलप किया है? किसने यहाँ पे इसको डेवलप किया है? मुरे एंड मॉर्गन ने, बेलार्क ने, एसेंक ने, एलपोर्ट और कैटल ने। तो किसने यहाँ पे इसको डेवलप किया है? मुरे एंड मॉर्गन ने। टेट एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको TAT बोलते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको मुरे एंड मॉर्गन देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज इट व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर ओनली आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। रीइंफोर्समेंट हम तब देते हैं जब वो कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्स हो जाते हैं, वो फिक्स्ड रेशो में दी जाती है, वेरिएबल रेशो में, फिक्स्ड इंटरवल पे या वेरिएबल इंटरवल पे दी जाती है। वो फिक्स्ड रेशो में दी जाती है क्योंकि सर्टेन नंबर बोल दिया ना, सर्टेन नंबर। मैंने बोला कि 10 बार बच्चा होमवर्क करके लेके आएगा या 10 टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं उसको रिवार्ड दे रही हूँ, तो वो फिक्स्ड रेशो हो गया रीइंफोर्समेंट का। अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलसेंस पीरियड इज स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, स्टेज ऑफ मोरलिटी कॉन्स्ट्रेंट, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरलिटी, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। तो ये किसका पीरियड होता है? ऑटोनोमस मोरलिटी का
पीरियड होता है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट मोरल रीजनिंग बच्चा सीख जाता है तो ऑटोनोमस मोरलिटी का पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग? मीनिंगलेस कंटेंट पॉजिटिवली पूछा है, लेक ऑफ मैचुरेशन, लेक ऑफ मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, फीडबैक। तो हम पॉजिटिवली अगर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन फीडबैक देंगे हम, है ना। ये तो है नहीं, मीनिंगलेस कंटेंट ये नेगेटिव हो गए तीनों ही, है ना। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रोहित हेल्प्स अदर्स टू गेट प्रेज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो दूसरों की हेल्प करता है प्रेज गेन करने के लिए, है ना। क्या गेन करने के लिए? प्रेज गेन करने के लिए। तो ये क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनेट मोटिवेशन या नन ऑफ दीज। ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, कि बाहर के फैक्टर, बाहर से उसको तारीफ मिलेगी तब वो मोटिवेट होगा। What will be the intelligence quotient of 15-year-old boy when his mental age is 12? देखो IQ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पे मेंटल एज कितनी है? 12, है ना। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 15 मल्टीप्लाई 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? यहाँ पे 80 आएगा। तो उसका IQ कितना होगा? 80 होगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट? कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए अगर हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं? इंकरेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, इंक्रेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी सही है। रिमूवल ऑफ फियर, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, अगर वो फ्री होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए तो अपने आप से आंसर बना के बताएगा। अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर हम अवॉइड करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो बच्चा क्रिएटिव कैसे बन पाएगा? तो फोर्थ हमारा नेगेटिव और यही करेक्ट आंसर है। डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री, सेंटर से पेरिफ्री जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रोक्सिमो डिस्टल बोला जाता है, सेंटर से बाहर, है ना। पर सिफेलोकोडल क्या होता है? हेड टू टो, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सेकंड। नेक्स्ट है हंगर एंड थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव? हंगर और थर्स्ट जो है वो किस तरह का मोटिव होती है? एक्सट्रिंसिक तो होता नहीं, एक्वायर भी नहीं करते हम हंगर और थर्स्ट को, सोशल भी नहीं होती है, इंट्रिंसिक होता है जो बाय बर्थ होता है, इननेट होता है। तो हंगर थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव? इंट्रिंसिक।